आपने लॉ करी है, आपको पूरी आज़ादी है, आपको कॉलेज भेजा जाता है, तो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो मुस्लिमों की लड़कियों को नहीं मिल रही, जो उन्हें दूसरे धर्म की तरफ जाना पड़ रहा है? जो कहते हैं ना वो सेल्फिशनेस में ये काम किया है, तो हमने धर्म छोड़ा है किसी के लिए या कोई और धर्म अपनाया है, तो हम ना अपने धर्म के प्रति वफादार हैं, ना हम उस पार्टनर के प्रति वफादार और हैं। माँ-बाप के प्रति? माँ बाप के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। किसी भी लड़के के साथ माँ-बाप की मर्ज़ी के बिना चली जाती है। अक्सर थाने में देखा जाता है कि जब पूरा केस वहाँ पहुँचता है तो लड़की सबके सामने कहती है, नहीं माँ-बाप के साथ मुझे नहीं जाना है, लड़के के साथ जाना है, प्रेमी के साथ जाना है। जो ये 20 साल तक, 25 साल तक माँ-बाप के साथ रहने के बाद एकदम पलट जाता है। क्या है ये? कम्युनिकेशन गैप बहुत है, जिसकी वजह से माँ बाप और बच्चे इतने फ्रेंडली नहीं हैं कि वो अपनी जीवन में जो हो रहा है वो अपने माँ बाप को बता सकें। या इमोशनल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इमोशनल सपोर्ट होती है वो ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि खाना और ये सब तो जेल में भी मिल जाता है। लेकिन अगर हमें कभी ये फैसला लेना पड़ा कि हमें अपने पार्टनर को चुनना है या पेरेंट्स को चुनना है, तो वो डेफिनेटली अपने पार्टनर को चुनेंगे, क्योंकि उनके और पेरेंट्स के बीच में कुछ इमोशनल कनेक्ट नहीं बचा है। अभी आपने कहा कि खाना और कपड़ा तो जेल में भी मिल जाता है, तो मतलब एक जेलर की तरह देख रहे हैं माँ बाप को। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे साथ हैं अनमता जावेद, जो लॉ की स्टूडेंट है। लॉ की स्टूडेंट है ये खास बात नहीं है, खास बात यह है कि आपने विधानसभा में जब 75वां संविधान दिवस मनाया गया था वहां जाकर स्पीच दी थी, संविधान के बारे में बात की थी। Now I would like to invite Anamta Javed. भारत का संविधान केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये हमारे भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। साथ ही लॉ स्टूडेंट है तो कानून व्यवस्था के बारे में भी इनसे बात करेंगे। शहर में जिस तरह से बुलडोजर गरज रहा है, ये भी देखेंगे कि आज का युवा इस सब के बारे में क्या सोचता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। संविधान दिवस पे आपको लखनऊ बुलाया गया, तो आपने विधानसभा में स्पीच दी, सारे विधायक होंगे, सब होंगे, तो संविधान के बारे में क्या बोला था आपने? मैंने अपने वक्तव्य का प्रारंभ 4 पंक्तियों से किया था, जिसको लिखने में मेरे एक मित्र ने सहायता की थी। बड़ी अच्छी हिंदी बोलती हो। थैंक यू। तो वो पंक्तियां थी कि भारत जो विश्व में सांस्कृतिक विरासत का मेरुदंड है, भारत जो भूगोल में खंड खंड हो सकता है मगर मेरे लिए अखंड है, भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, एक पूजनीय भूखंड है, और इस भूखंड के 75 साल के महान संविधान पर मुझे घमंड है। इन पंक्तियों से मैंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया था। और क्योंकि विषय में हमें अधिकार और कर्तव्यों को भी पे बात करनी थी, तो मैंने अधिकारों और कर्तव्यों पे बात करते हुए अपना वक्तव्य रखा था। अच्छा, तो क्या क्या अधिकार मिले हमें संविधान में? संविधान में तो मुझे लगता नहीं ना कि हमारे अधिकार आजकल पूरे हो रहे हैं, संविधान इसलिए पूछा। संविधान में हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। किस तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है हमें? स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है, अपना धर्म की जो है प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ। तो और साथ ही संस्कृति और अपनी जो रिलीजियस हमारी रिचुअल्स हैं उसको मानने की या मनाने की स्वतंत्रता हमें संविधान हमें देता है। जी। और भी जानना चाहेंगे संविधान के बारे में? संविधान की जो रीढ़ है वो तो हमारे अधिकार ही है, जो हमें सबको एक गरिमामय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें ऐसा जीवन देते भी हैं। तो ऐसा जीवन देते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, कानून भी उसमें है कि कानून को मानना भी चाहिए। बिल्कुल। तो जो संविधान है आजकल दिख रहा है कहीं संविधान है? हाँ, दिख रहा है, समाज में है, इतनी अराजकता तो नहीं है खुली हुई, मगर हाँ बहुत हद तक कहीं सुधार की आवश्यकता है। लेकिन बहुत हमारा संविधान ने हमें बहुत मजबूती दी है, जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और कई उपलब्धियां हमने अर्जित की हैं, तो ये संविधान की ही देन है मुझे लगता है। वरना अब तक हमारे देश का क्या होता मुझे नहीं पता है। हमारे संविधान ने इसमें बहुत योगदान दिया है हमें एकजुट रखने में। लॉ की स्टूडेंट हैं आप, तो कानून के बारे में तो पढ़ ही रही हैं आप जी। तो जिस तरह से बुलडोजर प्रथा चल रही है, क्या कहेंगी? बुलडोजर प्रथा, देखिए सजा देने का अधिकार जो है वो केवल और केवल न्यायपालिका के पास है। मैं, आप या सरकारें
ये अधिकार अगर अपने हाथ में ले लेती हैं तो निसंदेह ही समाज में जो है एक असमानता या अराजकता की जो तत्व हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे, और फिर ये भी लगेगा कि कोई किसी एक वर्ग विशेष को या किसी एक समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सजा देने का अधिकार है, बुलडोजर चलाने का अधिकार है, ये हमें केवल और केवल न्यायपालिका के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अगर कोई अपराधी है तो उसको हम न्यायालय तक पहुंचा दें और उसको दंड दिलाने में जो हम प्रयास कर सकते हैं, उसके अपराध को सिद्ध करने में जो प्रयास कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। बाकी जो सजा देनी है वो कानून के आधार पर न्यायपालिका काम संविधान में करेगी। ये नहीं लिखा है कि अगर कोई कुछ करता है तो उसके जाके घर तोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है क्या? नहीं, ये तो उचित नहीं, मतलब नहीं हाँ। लिखा है हाँ, कि घर तोड़ देने तो फिर चाहिए। कानून का पालन सरकार नहीं कर रही है, ये कहना चाह रही हैं? अगर संविधान में ये नहीं लिखा है कि अगर कोई कुछ करता है तो सीधा सीधा उसका घर तोड़ दो, तो इसका मतलब तो सीधा यही हुआ ना कि संविधान के हिसाब से हमारी सरकार नहीं चल रही। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि सजा तो हम नहीं दे सकते, ना सरकार दे सकती है, उसको इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो नागरिकों को सजा दे दे। वो कानून बना सकती है और उसको लागू करवाने के लिए प्रयास कर सकती है। ऐसे यंगस्टर आप हमारे समाज को इस वक्त कहाँ खड़ा देख रही हैं? हमारा समाज क्योंकि आजकल बहुत सोशल मीडिया से प्रभावित रहता है, और सोशल मीडिया पे अमूमन दो ही पक्ष होते हैं, या तो पक्ष है या तो विपक्ष है, कोई न्यूट्रल बात नहीं करता है। मतलब अगर सरकार की ही बात ले लेती हूँ, तो अगर कोई सरकार के या तो बिल्कुल साथ है तो वो आंख बंद करके उनके साथ है, और या कोई विपक्ष में है तो बिल्कुल विपक्ष में है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज को और यूथ को न्यूट्रल तो नहीं मगर सही और गलत की समझ होनी चाहिए कि हम अगर सरकार सही कर रही है तो हमें उसको उसका साथ देना चाहिए, उसको उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं सरकार गलत कर रही है तो हमें इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि हम उस पे सवाल कर सके कि यहाँ पे आपने गलत किया है। तो हमें इतनी भी क्षमता हमें अपने दिमाग को विकसित करना चाहिए कि सोचने समझने की कि हाँ ये हमारे लिए सही है, ये गलत है। सिर्फ एक पक्ष का होकर नहीं बात करनी है। जी जी। आप जब वहां गई तो आपने योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात हुई होगी आपकी? जी जी, तो एक शिष्टाचार मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा, तो मिलकर कैसा लगा था? मिलकर मैंने उन्हें अपने सूबे का मुखिया समझ के उनसे मैंने मुलाकात की थी, और उस टाइम पे उन्होंने जो बात की थी वो युवाओं को प्रेरित करने के लिए की थी, तो मैं उनसे काफी प्रभावित भी हुई थी। उन्होंने बताया था कि हमारा देश के युवा को आगे आकर कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारे देश की प्रगति को और गति मिलेगी। काफी मतलब प्रभावित हुई थी ये सुनकर कि उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया था कि आप आगे आए, समाज को देखें। जी। इसी उसमें वो जब बोलते हैं तो अक्सर ये भी बोलते हैं जैसे बरेली में पिटे थे वैसे यहाँ पिटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये सब भी आपने उन्हीं के मुंह से सुना होगा, ये सुनकर कैसा लगता है? ये तो बिल्कुल ही मतलब सुन के थोड़ा सा हृदय में थोड़ा सा दुख होता है कि हमारे जो मुखिया हैं मतलब और वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद के लिए वो शब्द शोभनीय नहीं है। तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे वाले ये कहेंगे कि इनका नाम अनंता है इसलिए ये ऐसा कह रही हैं, ऐसी बात है। ये तो अब फिर वही बात आ जाएगी ना पक्ष विपक्ष की। तो अब वो कुछ सोचें समझें कि उस पद पे रहकर जो वो कह रहे हैं वो कितना उचित है कितना अनुचित है। अभी आप बता रही थी कि दिल्ली भी आप गई थी, आपको बुलाया गया था वहां। जी तो जी। क्या ओकेजन था ऐसा जब आप दिल्ली गई थी? यहाँ पे एक जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है उसमें एक अमृत उद्यान बनाया गया है। तो उस अमृत उद्यान में देश के कोने कोने से मिट्टी का संग्रह किया गया और उसी मिट्टी से उस उद्यान का निर्माण किया। वहां पे पेड़ और पौधों के वृक्ष लगाए गए। तो वो कार्यक्रम कई स्तरों पे चला था। सबसे पहले वो मतलब ब्लॉक स्तर पे, फिर पंचायत स्तर पे सबने मिट्टी कलेक्ट की थी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट हुई थी और फिर डिस्ट्रिक्ट से जो मिट्टी कलेक्ट हुई वो हम लोग लेकर स्टेट पहुंचे थे। स्टेट की जो कैपिटल है जैसे हम लोग लखनऊ पहुंचे थे, बाकी स्टेट वाले अपनी अपनी कैपिटल पहुंचे होंगे। फिर वहां से हम लोग सब दिल्ली पहुंचे थे। वहां पे हम लोग कलश में मिट्टी लेके वहां पहुंचे थे। वहां पे हमने मिट्टी को अर्पित किया था जो उद्यान है उसके लिए। वहां पे प्रधानमंत्री जी भी मौजूद रहे थे।
और ये कार्यक्रम वहां पे जो था इसका समापन हुआ था, जो शायद काफी लंबा चला था। तो इसका समापन उस पे हुआ था दिल्ली में। मिट्टी कलेक्ट करके वहां हाँ। आप ले गए थे फिर अभी वहां पे शायद अमृत उद्यान अब संचालित हो रहा है, वो लोगों के घूमने के लिए भी वो खुला रहता है। तो वहां पर कुछ बोलने का मौका मिला था? नहीं नहीं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं। आप जैसे लोगों से बात करना इसलिए अच्छा लगता है कि देखें कितना समाज से आप जुड़े हैं। ऐसा तो नहीं है अपने मोबाइल में मस्त है। नहीं नहीं, महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों चीजों को कैसे देख रही हैं आज? महंगाई और बेरोजगारी को बेरोजगारी तो एक बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही है, साथ ही महंगाई भी। कल या आज के ही न्यूज़पेपर में था, हमारा जो रुपया है वो आप अब तक के सबसे निचले। निम्नतम स्तर पर है। तो उसके हिसाब से, और बेरोजगारी तो क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, अभी हम लोग विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या लिए बैठे हैं, और इतने ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाना सरकार की भी क्षमता के बाहर है। हाँ। तो बेरोजगारी तो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है तो हमारे क्या देश करें इसके लिए? ओवरेज हो जाए? में। नहीं, ओवर एज नहीं हो जाए। हमें ये है कि सिर्फ एक अपनी क्षमताओं को भी पहचानने की कमी है, और कभी कभी सेल्फ डिपेंड नहीं। जैसे मैं अगर कुछ बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये घर पे या समाज से प्रेशराइज किया जाएगा, नहीं तो मैं टीचर ही बनना है। हाँ। मैं मजबूरी में बन तो जाऊंगी टीचर, लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा। जब तक काम में मजा नहीं आएगा, मैं अपना 100% उस काम में नहीं दे पाऊंगी। अच्छा। तो अगर भले ही आपने शायद 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वो भी शायद इसी में बेस्ड थी कि हाँ, इंसान को अपने इंटरेस्ट या अपने जो बेहतर स्किल्स हैं उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना है। मैंने बहुत से ऐसे टीचर्स देखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब लिए बैठे हैं, मगर उनको पढ़ाना नहीं आ रहा है। और बहुत से ऐसे हैं टीचर्स जो घर पे पढ़ा रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल में, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और वो बहुत शानदार टीचर हैं। अब ये है कि हमारा जो समाज है वही हमें प्रेशराइज करता है कि कौन सी प्रेस्टिजियस जॉब है। अगर हमें बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस है जो अच्छा माना जाएगा, कौन सा बिजनेस है वह खराब माना जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक ही तरफ दौड़ते रहेंगे तो वो बेरोजगारी की तरफ ही बढ़ेंगे हम। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं? नहीं, सरकार का दोष मतलब हाँ, सरकार इतने जनसंख्या को कैसे उपलब्ध करा देगी रोजगार। अच्छा। क्योंकि आप लड़की हैं और मुस्लिम समाज से आती हैं, हमारे समाज का एक मुद्दा कि लड़कियां किसी भी धर्म के लड़कों के साथ चली जा रही हैं, कैसे देखती हैं इसे? इसे अभी क्योंकि समाज में ऐसा चल रहा है, ये ट्रेंड भी हो गया है। पहली बात तो ये हुई कि हम लोग अपने धर्म को सही से अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि दूसरे धर्म का व्यक्ति हमें वो सारी स्वतंत्रता कह लीजिए या आसाइशें कह लीजिए वो मिल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाता है। नहीं, हमें क्या सुविधा अपने धर्म में नहीं मिल रही? ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हम भी किसी के साथ ये आपने लॉ करी है, आपको पूरी आजादी है, आपको कॉलेज भेजा जाता है, तो कौन सी ऐसी एक चीज है जो मुस्लिमों की लड़कियों को नहीं मिल रही, जो उन्हें दूसरे धर्म की तरफ जाना पड़ रहा है? ये तो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट इसे कह सकते हैं। अगर कोई किसी इंसान से इमोशनली अटैच हो पा रहा है और उसको लगता है कि हाँ, यही मेरा मतलब राइट पार्टनर है, तो उसके लिए आजादी का मतलब ये नहीं था कि ये था कि वो मुझे उसके साथ में ये आजादी मिल पा रही है कि धर्म से रिलेटेड नहीं है। बस ये है कि हाँ, मैं इसके साथ ज्यादा फ्री हूँ। तो अगर वो सही कर रही हैं लड़कियां? सही कर रही हैं मतलब अगर धर्म परिवर्तित करें, मुझे ऐसा लगता है अपनी संस्कृति बदल लेना, ये कहकर के ये प्रेमी या प्रेमिका के चक्कर में, तो ये हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ये हमने एक जो कहते हैं ना वो सेल्फिशनेस में ये काम किया है। तो हमने धर्म छोड़ा है किसी के लिए या कोई और धर्म अपनाया है, तो हम ना अपने धर्म के प्रति वफादार हैं, ना हम उस पार्टनर के प्रति वफादार और हैं। माँ बाप के प्रति? माँ बाप के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जो माँ बाप बचपन से पाल पोस कर इस लायक कर देते हैं कि बुढ़ापे में ही हमारा सहारा बनेंगे, हमने जिस प्रकार बचपन में उनका ख्याल रखा है, और बुढ़ापे में वो बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, और फिर एकदम से हालात ही बदल जाएंगे, तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो जब एक लड़की किसी भी लड़के के साथ, अगर एक धर्म यहाँ से हटा भी दिया जाए, किसी भी लड़के के साथ माँ बाप की मर्जी के बिना चली जाती है, अक्सर थाने में देखा जाता है कि जब पूरा केस वहां पहुंचता है तो लड़की सबके सामने कहती है, नहीं, माँ बाप के साथ मुझे नहीं जाना है, मुझे इसके साथ जाना है, इस लड़के के साथ जाना है, प्रेमी के साथ जाना है। तो युवा होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, ये एक कौन सा मोमेंट है जो ये 20 साल तक, 25 साल तक माँ बाप के साथ रहने के बाद एकदम पलट जाता है? क्या है ये?
ये मोमेंट कैसे पलटता है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन ये हो जाता है और लोग आजकल इसे शायद इन ट्रेंड मान सकते हैं कि चलो ऐसे कर लेते हैं और नहीं, वहां ऐसा पे तो नहीं लगता आपको कि जैसे माएँ घर में हैं, तो माँ को ये नहीं पता है कि बेटी मेरी किससे मोबाइल पर बात कर रही है, क्या कर रही है? माँ को कुछ नहीं मालूम है, इतना इतना अनजान है कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, ऐसा होता है? देखिए मैं आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमने जितना बच्चों को मतलब आज के पेरेंट्स या हमसे थोड़ा पीछे वाली जनरेशन के पेरेंट्स हैं हम लोगों के बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत गैप है, हुँ, कम्युनिकेशन गैप बहुत है, जिसकी वजह से माँ बाप और बच्चे इतने फ्रेंडली नहीं हैं कि वो हुँ, अपनी जीवन में जो हो रहा है वो अपने माँ बाप को बता सकें हुँ। या माँ बाप उनसे पूछें कि आज दिन में क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए थे। नहीं, लड़की 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मोबाइल पर लगी है। माँ ये नहीं देखेगी कि मोबाइल में तुम क्या कर रही थी? देखिए फिर वही मतलब बात आ जाती है कहीं कहीं ना हमें बच्चों को थोड़ा इतना तो फ्री करना चाहिए ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमको दबा के रख रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। हुँ, उनको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए और उनको हमें ये भी बताना सिखाना चाहिए कि डिसीजन सही और गलत कैसे लेने हैं, हुँ, क्योंकि अगर हम यही नहीं सिखा पा रहे हैं अपने बच्चों को तो हमारी पेरेंटिंग फ्लॉप है। हुँ, अभी कोई पेरेंट है वो अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आजादी दें, हुँ, बट उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इतना फ्री छोड़ें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं हुँ, कि अगर उनको कुछ चाहिए है या उनको कहीं जाना है तो वो झूठ बोलकर ना ये करें। उनको फ्रेंडली मतलब पेरेंट्स और बच्चों में फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए कि हाँ ये पेरेंट्स को अगर हम बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे। तब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट बच्चों को लगेगा कि नहीं हमारे मम्मी पापा हमारे फ्रेंड हैं और इनसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं हो नहीं, सकता। बच्चा कह रहा है कि मुझे दूसरे शहर जाना है या मुझे हम्म। अपने फ्रेंड के साथ जाना था। जी। आम तौर पर माँ-बाप यही कहते हैं कि नहीं हम तुम्हें ले चल रहे हैं, तुम किसी और के साथ नहीं जाओगे। तो एक तो ये होता है कि भई बच्चे के बारे में फ़िक्र है कि बच्चा अकेले जी जाएगा जी या जी किसके साथ बिल्कुल। जाएगा। एक ये फ़िक्र होती है, इसको आज़ादी से नहीं जोड़ के देखा जा सकता। दूसरी बात ये है कि बच्चा अगर बिना बताए झूठ बोलकर चला गया, तो ये ज़िम्मेदारी कौन लेगा? बच्चा लेगा या पेरेंट्स लेंगे कि वो हमसे झूठ बोलकर जाने लगा? ये वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, हुँ, क्योंकि अगर बच्चा ये झूठ बोलने पर मजबूर हुआ है हुँ, कि वो फिर अपने माँ बाप से इतना खुला हुआ नहीं है कि वो उनको सच बता के कुछ कर हुँ, पाए, तो ये कहीं ना कहीं कमी पेरेंट्स की है। हुँ, उनको बच्चों से उन्होंने कुछ तो गैप रखा है जो भर नहीं पाया है हुँ। और इसी की वजह से मुझे लगता है नहीं, माँ-बाप की गलती कैसे मानेंगे हम? ये बताइए। आपको खाने को अच्छा मिलता है, पहनने को अच्छा मिलता है, घूमने को मिलता है, स्कूटी है, मोबाइल है, बाइक है तरह-तरह की। और क्या चाहते हैं माँ-बाप से? मैम आज़ादी किसे कहते हैं? इमोशनल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इमोशनल सपोर्ट होती है वो ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि खाना और ये सब तो जेल में भी मिल जाता है, हुँ, लेकिन थोड़ा इमोशनली जो बच्चे अटैच हो पाते हैं, मतलब हर इंसान की नीड होती है कि कोई उसको इमोशनली सुने। कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स और बच्चे आपस में बात ही नहीं करते हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं ऑफिस से और जा रहे हैं, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें मतलब नहीं है, तो बच्चे वो पेरेंट्स से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर आगे जाके अगर उन्हें कभी ये फैसला लेना पड़ा कि हमें अपने पार्टनर को चुनना है या पेरेंट्स को चुनना है, तो वो डेफिनेटली अपने पार्टनर को चुनेंगे, क्योंकि उनके और पेरेंट्स के बीच में कुछ इमोशनल कनेक्ट नहीं तो बचा है। उनका जो उन्होंने जो किया, अभी आपने कहा कि खाना और कपड़ा तो जेल में भी मिल जाता है। तो मतलब एक जेलर की तरह देख रहे हैं माँ-बाप को? नहीं, मैं सबको नहीं देख रही हूँ। मैं हाँ, आप जो बता रही थी ना कि वो हाँ, शादी का हाँ, जिस डिसीज़न टॉपिक के पे लिए चल रही ले बात। हाँ, लेते हैं, तो मैं बता रही हूँ कि अगर उनको लगेगा कि हाँ, ये वाला जो हमारा पार्टनर होने वाला है, उससे हम ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाएँगे, उससे हम हर कोई बात शेयर कर पाएँगे, पेरेंट्स से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने पार्टनर को ही अच्छा एक चुनने बात वाला है। बताइए, आपने कहा कि वो पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं, उनको अपना पार्टनर चुनना है। 20 साल या 22 साल की उम्र का तजर्बा ज़्यादा होता है या 50 साल की उम्र का तजर्बा ज़्यादा होता है? मैम ये तो मतलब मैं शायद यहाँ पे गलत हाँ, भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि अगर समाज बदल रहा है और अभी आपने देखा होगा इस बीच में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं और बच्चे इस परिवर्तन को हुँ, जैसे अभी जेन ज़ी की जो आप बात हुँ, चल रही है, अभी हुँ। हम उस जनरेशन को पुरानी जनरेशन की तरह पालेंगे, पोसेंगे, तो जो समाज में विरोध और विरोधाभास पैदा होंगे, उसको तो क्या तो करना चाहिए पेरेंट्स को माँ-बाप थोड़ा को? अपग्रेड करना चाहिए, अच्छा, बच्चों को थोड़ा पेरेंट्स के पैरेलल होने की ज़रूरत है। हुँ, तो अब वो एकदम से मॉडर्न उनके पेरेंट्स नहीं हो हुँ। सकते और बच्चे एकदम से मॉडर्न की डेफिनिशन क्या है? मॉडर्न की डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये है कि वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो हमारे सोसाइटी में ट्रेंड्स हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाना।
मतलब ये नहीं है कि मॉडर्निटी का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि एक्सपोजिव कपड़े पहन लेना या वेस्टर्न कल्चर अपना लेना, ये है कि जो सोसाइटी में अभी चल रहा है उसको अडॉप्ट कर लेना। जैसे सोशल मीडिया है अभी क्योंकि ट्रेंड में है, अब कोई यूज कर रहा है, उसको यूज करना आ रहा है तो वो मॉडर्न है, लेकिन गलत यूज करना सही यूज करना ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, करता है। पेरेंट्स पर एक सवाल ये है कि जनरेशन गैप हो गया। हम्म जो माँ बाप बच्चे को पैदा कर रहे हैं उसके लिए सही और गलत की बात बता रहे हैं उसको, अचानक से उसे ये लगने लगा कि ये जो 4 दिन से आया हुआ लड़का है ये मेरी जिंदगी बन गया, तो वो तजर्बा माँ बाप ही तो देंगे उसको। अक्सर आपने केसेस सुने होंगे कि 4-6 महीने रही और वापस वहां से आ गई कि भाई डिवोर्स जी हो जी गया, ये जी हो गया, बिल्कुल वो। होता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो माँ बाप के तजर्बे के हिसाब से बच्चों को शादी करना चाहिए या खुद अपने फैसले अपने आप ले लेना चाहिए, शादी जैसा फैसला। नहीं, फैसला शादी जैसा फैसला ये, क्योंकि देखिए जिंदगी तो इंडिविजुअल खुद ने निभानी है हाँ। और चलानी है, और जो शादी का फैसला हम्म। होता है वो उसमें माँ बाप की सहमति होना बिल्कुल जरूरी है। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम हो गई नहीं मुझे तो इसी से करनी है, माँ बाप जाए पहाड़ में, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जो हाँ। आपको लगता है आपका लाइफ पार्टनर अच्छा बन सकता हाँ। है, हाँ। तो आप अपने माँ बाप की उस पर सहमति लें। हम्म। अगर वो कुछ कारण बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये हाँ। कारण हो सकता है। हाँ। एक तो कम्युनिकेशन जो है हमारे यहाँ वो हम्म। सीधा अग्रेशन या डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट पे आ जाता है। बैठ के अगर बात हो तो शायद बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे अगर वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पा रहे हैं कि हाँ। ये आप जैसा सोच रहे हैं, ये हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा या ऐसी नहीं है, तो तो ये जो आपने कहा कि ये बैठकर माँ बाप से बात करना चाहिए, तो ये इतनी हिम्मत या इतनी बेशर्मी कहाँ से लाई जाएगी? हाँ, अब ये यही बेशर्मी, जैसे आपने हाँ, कहा ये तो हमारे बेशर्मी की बात हो गई। टाइम के लोग तो इसे बेशर्मी मानते हैं कि नहीं भाई इससे शादी करना, अरे कैसे कह देंगे भाई। जी, जी। हाँ। अभी जैसे आपने कहा आज ही एक न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल पढ़ा है कि हम्म। उसमें जो ऑब्ससेनिटी होती है, अश्लीलता होती है, अभी तक हमारे देश में उसकी कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। हम्म। जो आज से 20 साल पहले अश्लीलता मानी जाती थी, वो आज नॉर्मल है। हाँ। तो आप जैसे आप बता रही हैं आपके टाइम में वो हम्म। बेशर्मी थी, हाँ। लेकिन अब ये नॉर्मल हमें करना पड़ेगा। यही मॉडर्निटी है हाँ। कि हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को हाँ बता पा रहे हैं, अच्छा तुम्हें कोई अगर है तो हमें बताओ, अगर ठीक है, तुम्हारे लायक है, या हम्म। हमारे जो हाँ। स्टेटस है, स्टैंडर्ड्स हैं, या हम्म। हमारे फैमिली है उससे मैच कर पा रहा है, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो पेरेंट्स अपना, अगर उनका पक्ष मजबूत है तो वो अपना पक्ष रखें। अब ये तो डिपेंड करता है कौन किसे कन्विंस कर पाता है। अच्छा, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अभी आपने कहा कि माँ बाप से बच्चे को ये कह देना चाहिए कि मुझे ये लाइफ पार्टनर चाहिए है। ठीक है, अब बात करते हैं इस धर्म परिवर्तन की। जी आपका पार्टनर, आप मान लीजिए मुस्लिम हैं या आप हिंदू हैं, आपका पार्टनर आपसे ये कह रहा है कि भाई हम तो शादी तब करेंगे जब आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, तो उस पार्टनर में कहाँ तक सच्चाई है फिर? फिर तो सोचना पड़ेगा एक हम्म। बार के लिए, क्योंकि अगर जैसे भी जो भी अट्रैक्शन हुआ है वो ऑब्वियसली सबको पहले ही पता चल हम्म। जाता है कि ये हमारे धर्म या हमारी हम्म। जाति की नहीं है। उसके बावजूद वो अट्रैक्शन होता है और बात इस हद तक पहुंचती है कि अब शादी पे आ जाती है। तब उसके बाद ये कहा जाए कि हम, मतलब तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इसे तो मैं बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ। हम्म। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो हमें हम्म। स्पेशल मैरिज हम्म। एक्ट भी देता है, तो उसके अनुसार अगर वो रह पा रहे हैं और एक दूसरे के धर्मों की और धार्मिक भावनाओं की इज्जत कर पा रहे हैं तो ठीक है। नहीं तो अगर कोई इस उद्देश्य से किसी को शादी करवाना चाहता है कि हम इसका धर्म परिवर्तन करवा देंगे, तो वो गलत है। हम्म। जैसे बात याद आ गई, अकबर ने शादी जोधा से करी, जी तो जो पैलेस है जयपुर में, जयपुर में। आज भी जोधा के लिए जो मंदिर बनाया था वो मंदिर हम लोग देखने जाते हैं। जी जी जी, तो फतेहपुर जोधा सीकरी में। से जब शादी की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना जी बिल्कुल। है ना। एक मिसाल है ये कि वो शादी करके लाए जोधा को तो बाकायदा मंदिर बना के दिया, वो जी उसमें मंदिर में अपने पूजा करती थी, अपना सब रीति रिवाज। आजकल जो हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लड़कियां जैसे ही दूसरे धर्म में जा रही हैं बड़ी सी बिंदी और मांग सिंदूर लगा के और बेशर्मी से आके मोबाइल पर ये कहती हैं कि हमारा ये है, हमने इससे शादी कर ली, हमने माँ बाप को छोड़। माँ हमें परेशान कर रही थी, अक्सर आपने ऐसा सुना होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है आजकल एक रेस चल रही है, हाँ। और रेस चल रही है, हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से ऊंचा है, हमारी जाति तुम्हारी जाति से ऊंची है, हाँ। हमारे धर्म में ये अच्छा है, तुम्हारे धर्म में ये कम है। हम्म। तो ये प्रतियोगिता ये कब तक चलेगी मुझे नहीं पता है। हम्म। तो ये इसी आधार पर ये काम चल रहा है कि हमने हम्म। तुम्हारे धर्म की लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दिया हम्म। है, या हमने तो ये तुम्हारे। प्यार नहीं, प्रेम नहीं चल रहा, हाँ यही कहेंगी ना। हाँ, तो ये तो एक रेस चल रही है ये एक जैसा रेस चल आपने रही है कहा। तो बिल्कुल। ऐसे वक्त में मुस्लिम लड़की हो या हिंदू लड़की हो, उनको दोनों को सोचना होगा और मेरे ख्याल से माँ बाप की बात को मानना चाहिए।
क्या बिल्कुल कहेंगी? मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन ये है कि इमोशनल अटैचमेंट पेरेंट्स से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि हम्म, पेरेंट्स के बगैर तो जीवन संभव भी नहीं हम्म, था। हम्म, हालाँकि अब पेरेंट्स जो हैं, उनको भी थोड़ा-सा परिवर्तन अपनी सोच में लाना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि आज के ज़माने के हिसाब से हम अगर उनकी अपब्रिंगिंग नहीं करेंगे और हम्म, पुराने ज़माने के हिसाब से चलते रहेंगे, तो हमें ऐसी ही जो चीज़ें हैं, इनका सामना आए दिन करना पड़ेगा। हम्म। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा अपनी रिजिडिटी छोड़नी पड़ेगी और बच्चों को पेरेंट्स के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप भी मुस्लिम समाज से आती हैं, जी। इतनी बड़ी हो गई, हुँ। लॉ कर लिया। जी, बिल्कुल। आपको ये लगा कि नहीं, मेरा अगर दूसरा धर्म होता तो मुझे ज्यादा आजादी होती? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे कभी ऐसे बाँधने की कोशिश नहीं करी धर्म के आधार पर। हम्म, मैंने मैंने यहाँ तक पढ़ा नहीं है, मैंने खेला भी है, मैं नेशनल लेवल पे खेली भी हूँ, अच्छा। और मैं बचपन से मतलब क्लास 8 से मैं हाँ। अकेले, मतलब अकेले का मतलब ये नहीं है कि अकेले ही, हम्म, मतलब टीम के साथ, टीम में मेरी टीम मैनेजर, टीम कोच सब होती थी, हम्म, उनके साथ अपनी फैमिली से मैं अकेली भेजी गई हूँ। हम्म, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कुछ बंदिशें दी गई हैं कि तुम नहीं जा सकती हाँ, हो या तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मुझे तो फिर मैं उन लड़कियों को ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी जिनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा फ़िलहाल नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, आज भी मैं आपके सामने बैठी हूँ, हाँ। तो ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। जैसे देखते हैं ना, एक इमेज सी बना ली है कि अरे नहीं, तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, या तुम इतने बैकवर्ड हो, या तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो ये सोच जो है, इसको कैसे देखते हैं? आपके फ्रेंड भी आपके साथ होंगे, क्या वो आपको बैकवर्ड समझते हैं? नहीं, ये तो वैसे तो वही बता पाएँगे ज़्यादा बेहतर मेरे दोस्त, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ, समाज में ये तो प्रचलित रहती है बात कि मुस्लिम लड़कियाँ हैं, हम्म, वो मतलब हिजाब वगैरह भी करती हैं, और आजकल तो काफ़ी विरोध भी उसका हो रहा हम्म, है। तो हिजाब भी करती हैं और थोड़ा-सा उनको, हाँ, उनको लिमिटाइज़ किया जाता है, ये तो हम्म, आप मानना पड़ेगा। हम्म, तो उसके हिसाब से मेरे दोस्त भी ऐसा कभी-कभी कह देते हैं, लेकिन इतना हमारे, क्योंकि मेरी जितनी मुस्लिम भी दोस्त हैं, वो भी कोई ऐसी नहीं है, सबने पढ़ा है, अच्छे से अपनी जीवन जी रही हैं। अच्छा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जुडिशरी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कोई फैसला आता है तो कहते नहीं, ये तो पक्ष के साथ गया, ये विपक्ष के साथ चला गया। तो जुडिशरी पर सवाल उठाना कैसा है, क्या समझते हैं इसे? देखिए, जुडिशरी जो है वो फैसले संविधान की रोशनी में करती है। कभी, और क्योंकि जो जुडिशरी में बैठे हैं वो ऑब्वियसली वो भी इंसान हैं, तो इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। कभी भावनाओं में या कभी किसी एक तरफ से, अब देखिए, क्योंकि मैं हूँ एक इंसान और कोई ऐसा मामला आया जिसे मुझे एक न्यूट्रल तरीके से डील करना है, लेकिन अगर कोई एक तरफ मेरा पक्ष है, मतलब जिससे मैं प्रभावित हूँ, और एक हम्म, तरफ कोई दूसरा पक्ष है, तो वो कहीं न कहीं मेरे फैसले को, मेरा डगमगा जाएगा। वो मैं थोड़ी-सी अपने पक्ष की तरफ से थोड़ी-सी प्रभावित देखी जाऊँगी, हम्म, और अगर फैसला आएगा तो जिसके पक्ष में होगा, वो तो तारीफ़ करेगा, हम्म, और जिसके विपक्ष में होगा, हम्म। वो तो कहेगा ही कि ये फैसला हमारे पक्ष में नहीं है। तो और सबको 100% तो संतुष्ट किसी को भी नहीं किया जा सकता। आगे क्या करने का इरादा है? आगे, अभी तो मेरी तैयारी चल रही है। मेरे दोस्त ऐसा कहते हैं कि थोड़ा मेरी नेतृत्व की जो क्षमता है वो है, और नीति निर्माण में नेता मुझे बनना जाना चाहिए, चाहिए। नेता। नहीं, मेरे दोस्त मुझे ऐसे मोटिवेट करते हैं, ये हाँ, सामने ही बैठी हैं, यही मुझसे कहती हैं कि तुम्हें नेता बनना चाहिए। अगर मौका मिला तो बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी, लेकिन अभी थोड़ा गवर्नमेंट। देखो, मैथिली 25 साल में विधायक बन गई, जी, जी। ठीक है? तो आपको अगर बीजेपी टिकट दे दे तो क्या करेंगे? तो मैं बिल्कुल उसे स्वीकार करूँगी बहुत खुशी से। लगता है आपको बीजेपी देगी अनंता जावेद को? हाँ, अगर बस ये अनंता जावेद नाम ना होता तो शायद एक बार को जल्दी मिल तो जाता। अनुपम गंगवार है, उसको मिल सकता है ना? हाँ, शायद। अगर बीजेपी टिकट दे तो कहना मेरे पास एक अनुपम गंगवार भी है, उसको टिकट दे दीजिए। ऐसा ऐसा नहीं लगता कि समाज कुछ अलग से कर दिया गया, 20% को हटा दिया गया कि आप देश का हिस्सा नहीं है, 80% से कहा कि आप राष्ट्रवादी हैं, आप देशभक्त हैं। मैम देखिए, कहा ही जा रहा है, हम्म, अभी कोई भी सरकार हम्म, एकदम से इतनी बड़ी आबादी, जिसे आप 20% कह रही हैं, को एकदम से ना बाइकॉट कर सकती है, हम्म, ना ही उनका खाना-पीना, राशन बंद कर सकती है, हम्म, और ऐसा होने भी वाला नहीं है। हम्म, ये सिर्फ़ कुछ वोट बैंक हम्म, बनाए रखने के लिए और सत्ता में रहने के लिए प्रयास किए जाते हैं, और वो जब तक राजनीति चलेगी, क्योंकि मैम हर पार्टी की एक विचारधारा होती हाँ, है, हाँ, और उसको उसी को आगे लेके चलना पड़ता है। हम्म, तो उसी विचारधारा को आगे लेके जाते हुए लोग काम करते हैं।
अब जब तक मैं ये नहीं दिखाऊंगी कि आपको इनसे खतरा है, आप मेरी तरफ नहीं आएंगी, तो यही बस दिखाया तो जाता है। जिससे खतरा दिखाया जा रहा है उसके अंदर अकल है या नहीं है? मैम अकल, यही मैंने आपसे बात करी थी ना हाँ। कि हम लोग एकदम से सोचने की हमारी क्षमताएं जो है वो सोशल मीडिया में खत्म कर दी गई हैं। मेरे पास जो वीडियोस आती हैं वो मेरे अनुसार आती हैं, जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, हाँ, जिन्हें मैं वही लाइक आने करती हूँ, लगती है। वही आने लगती है। हाँ, तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि समाज में यही चल रहा यही है। चल रहा है। हाँ। अब कोई जो दूसरा है उसको उसके अपोजिट वीडियो, मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके पास रील्स हाँ, एंड शॉर्ट्स आते हाँ, हैं, तो उसको बिल्कुल। लगता है यही समाज में चल रहा हाँ। है और इतना ही कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है, या इतना ही बुरा अपोजिट जो भी है नहीं, वो भले कर रहे ही हैं। किसी ने उसको गलत तरीके से पोस्ट किया हो, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके पीछे की जी, सच्चाई क्या है। जी, जी, हम जी। वैसे ही मन बना लेते हैं। आजकल एक तो एआई का बहुत दौर है, उससे हाँ, तो वीडियो एडिट करके तो पता नहीं क्या-क्या ही क्या किया क्या जा रहा है। बनता अब है। तो हाँ। बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। हाँ। एक बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे पेज है जो मैंने फॉलो किया हुआ है। वो जैसे कोई भी वीडियो होती है वो विवादित दिखाई जाती है। वो किसी भी मतलब सोशली या फिर रिलीजियसली अगर कोई विवाद की हम्म। वीडियो कोई अपलोड करता है, तो वो उस वीडियो को वेरीफाई करके हम तक पहुँचाती है कि ये वीडियो तब-तब की थी हाँ। और इसको गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया हुआ है। हम्म। अगर ऐसे चैनल्स या पेजेस और बन जाएँगे तो शायद लोग थोड़े हाँ। और ज़्यादा जागरूक हो पाएँगे। हाँ। तो सोशल मीडिया जिम्मेदार है इस नफरत को फैलाने के लिए? 99% मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल। पहले लोगों के पास फ़ोन नहीं थे, हाँ। मतलब इतना व्हाट्सएप या ये सब नहीं था। हम्म। अब आजकल ना इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत हाँ। आसान हो गया हाँ, है। बिल्कुल। एक क्लिक से कुछ भी फैला दो। हाँ, कुछ भी। पहले तो इतना आसान नहीं था, मतलब अगर हम अच्छा, जो शेयरिंग होती है ना, ये बड़ा गलत तरीका है कि आपके पास कोई भी आया पोस्ट और आपने फट से दूसरे को भेज दी। जी, जी। ये नहीं सोचा कि इसमें क्या लिखा है, इसको भेजना चाहिए, इससे नहीं, नफरत बढ़ेगी या हाँ, समाज हाँ, में इससे कुछ और होगा, ये कुछ नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना तो है। इससे कैसे बचा जाएगा? इससे मैम, इससे बचने का एक ही तरीका है, हम्म। वो है अपनी सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। हम्म। अगर जब तक हम उस पे 2 सेकंड रुक के नहीं सोचेंगे, एक बार क्या होता है, आई हमने एकदम से पढ़ी और हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ऐसा ही हो गया। हाँ, हम ऐसा अगर हुआ। 2 सेकंड पॉज़ लेके सोचें और उस पे थोड़ा-सा अगर हाँ, कि हो सकता इन्वेस्टिगेट है ये करने की गलत हो। हाँ, हाँ, करें, बिल्कुल। और बिल्कुल एआई के दौर में आजकल कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो अगर कोशिश करें, और सबसे बड़ा है अगर हम ब्रेक कर दें, अगर हमारे पास से कहीं फॉरवर्ड आ रहा है, हम उसे आगे भेजेंगे ही नहीं, तो इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी हाँ, ही नहीं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा नमता आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बात जो आपकी लगी वो पता नहीं व्यूअर्स को कैसी लगेगी, कि हमने कहा कि खाना कपड़ा माँ बाप देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो आपने कहा खाना कपड़ा जेल में भी। इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।